हेलो, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है। प्लस आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जिसमें हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। अब ये फ्लक्स क्या है, इस चीज को अगर समझना हो तो ऐसे समझो कि कोई पानी बह रहा है। अगर नहीं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। ऐसे समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, हमें पता है फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कहां से कहां होती है, पॉजिटिव से निकलती है और कहां पहुंचती है, नेगेटिव की तरफ, है ना। या पॉजिटिव से निकलेंगी तो कहां खत्म होंगी अपनी, जाके इंफिनिटी पे। इतनी बात हमें मालूम है। अब अगर कोई फील्ड लाइंस किसी सरफेस, अब चूंकि जैसे मान लो चार्ज है, वो किसी सरफेस पे ही होगा, हो सकता है किसी सरफेस पे इनक्लोज किया गया, उस सरफेस से इनक्लोज किया जाए। तो अगर ऐसा हो जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस से पास हो, किसी सरफेस से पास हो, मान लेते हैं यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है और कुछ ऐसी बाहर को आ रही, मान लेते हैं, आपको समझ में आएगा थोड़ा सा। या मान लेते हैं ये बोर्ड है, इस बोर्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर को आ रही नॉर्मली। तो होगा क्या, अगर हम एरिया वेक्टर की बात करें, इसको समझने से पहले एक चीज और समझ लेते हैं कि अगर हम एरिया वेक्टर की बात करें तो कोई भी जैसे एरिया है, समझना, एक चीज को मैं समझाने का प्रयास करूं अगर, कि कोई भी जैसे एरिया है तो एरिया होगा जनरली, जैसे कोई चीज ऐसी है, कोई चीज ऐसी है। अब हमें पता है कि इसकी जो साइड्स होती हैं वो होती हैं ए और ए। मान लेते हैं अगर ये स्क्वायर, दोनों साइड्स क्या है, ए है। ये भी एक वेक्टर हो सकता है और ये भी एक वेक्टर हो सकता है। इन दोनों का जब क्रॉस निकालेंगे, मतलब ऐसे समझो कि जैसे ये सरफेस है, समझना इसको शुरुआत से, जैसे ये सरफेस है। अब इस सरफेस का अगर आपसे पूछा जाए डायरेक्शन बताओ, तो चूंकि ये हमें इस तरफ दिखाई दे रही है ना, ऐसा तो नहीं कि ये ऐसी दिखाई दे रही, हम ऐसे चिपक के इसको देख रहे हैं, हम देख तो इसको सामने से रहे हैं और अपने लिए एरिया इतना है ये। तो या तो ये अप बाहर को आने वाली है, या ये अंदर को आने वाला है, अंदर को चीज दिखाई दे, या तो ये अपवर्ड है या ये डाउनवर्ड है, या कह सकते हो या तो ये आउटवर्ड है या ये इनवर्ड है, ऐसा कह सकता है हम लोग, आउटवर्ड है या इनवर्ड है। और सच बताएं तो जो एरिया होता है वो होता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बोथ एरिया वेक्टर, मतलब ये जो साइड्स हैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो वो निकल के आता है आपका एरिया वेक्टर। इतनी सी बात समझ में आई, इतनी सी बात समझ में आई कि वो एक एरिया वेक्टर होता है। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, कुछ ऐसी कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर कुछ ऐसा अगर समझ लें आप कि ऐसी कोई एक डायरेक्शन होगी, इस प्लेन के परपेंडिकुलर कोई ऐसी एक डायरेक्शन होगी जिसमें ये बाहर को निकल रहा होगा। ये कहां को निकल रहा होगा, बाहर को। ऐसे समझो कि ये कुछ ऐसा होगा, ये इस एरिया वेक्टर की क्या होगी, डायरेक्शन होगी। ये बात सब कुछ समझ में आई कि हाँ कोई एरिया होगा, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और उसकी डायरेक्शन या तो आउटवर्ड या इनवर्ड, या तो अंदर को जा रही होगी या फिर बाहर को आ रही होगी, ऐसा हम फील कर सकते हैं। ये बात फील हुई थोड़ी सी, ये समझ में आई कि हाँ एरिया एक वेक्टर होता है। तो कोई भी सरफेस है उसका जो एरिया वेक्टर होता है उसके परपेंडिकुलर होता है, मतलब कोई भी सरफेस है उसके परपेंडिकुलर उसका क्या होता है, एरिया वेक्टर आपका होता है। ये बात थोड़ी सी अगर समझ में आ गई तो फिर फ्लक्स और आसानी से समझ में आ जाएगा। अब उस एरिया वेक्टर के अगर पैरेलल है, उस एरिया वेक्टर के अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल हैं, या जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल है वो फ्लक्स बनाती हैं, उनके कारण फ्लक्स होता है। और सिंपल क्या समझ सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ले लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कॉस कंपोनेंट या साइन कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट आपका एरिया वेक्टर के पैरेलल है वो सब फ्लक्स है, वो सब अपना क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कंस्टिट्यूट करता है। बात इतनी समझ में आई, नहीं आई तो ऐसे और समझो। अगर मैं इसको मिटा दूं, ये दिक्कत तो है नहीं, समझने के लिए था ये। अगर हम एरिया वेक्टर को अगर ऐसा ले लें, समझना कि कोई एरिया ऐसे है, सुनना इस चीज को, अच्छा फिर शुरुआत से देखते हैं। अगर हम एरिया वेक्टर को ऐसा ना लिखें, या एरिया को हम ऐसा ले लें जिसमें कि वो ऐसा हो, अगर कोई एरिया ऐसे है तो मतलब ऐसे समझ सकते हैं, और फील्ड लाइंस जो हो, और फील्ड लाइंस जो हो वो जा रही हूं आपकी ऐसे, यहां से गई इधर, फिर इधर ऐसे गई, फिर इधर ऐसे गई, और ऐसे फील्ड लाइंस पैरेलली जा रही हैं। और इस सरफेस से कुछ ऐसी बाहर आए, इस सरफेस से कुछ ऐसी बाहर आए, तो इस सरफेस के साथ क्या बना रही होंगी, वो एक एंगल बना रही होंगी, इस सरफेस के साथ एंगल बना रही होंगी। अब समझो कि अगर फील्ड लाइंस ऐसे बाहर आ रही, ये सरफेस हो, इससे फील्ड लाइंस ऐसे नॉर्मली बाहर आ रही हो,
तो जितनी फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई अपनी। और जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके परपेंडिकुलर होंगी सरफेस के, मतलब सरफेस वेक्टर के नहीं, एरिया वेक्टर के नहीं, एरिया वेक्टर के पैरेलल, बट सरफेस के क्या, परपेंडिकुलर। तो इस चीज को लिखा जाता है, एक्चुअली फ्लक्स को डिनोट किया जाता है आपका, फ्लक्स को डिनोट किया जाता है आपका फाई से। फाई मींस फिर वही इमेजिनरी है, ये चीज है लगभग पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपकी इमेजिनरी है, उसको समझ लेना चाहिए। तो फाई से डिनोट किया जाता है। और ये फिगर हमें समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी निकल रही हैं। एरिया वेक्टर जो है वो भी इसी डायरेक्शन में है, क्योंकि ऐसी है सरफेस, ऐसे ऐसी है, और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी निकल रही हैं, तो वो फ्लक्स बनाती हैं। उसको ये बोला गया, अब आप लिख कैसे सकते हो उसको लिखना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing normally through a surface constitute electric flux। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बनाती हैं। इसी बात को मैथमेटिकली लिखा जा सकता है, फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ए। अब डॉट प्रोडक्ट क्यों आया, इस पे भी अगर डिस्कशन कर लें हम लोग तो याद भी रहेगा थोड़ा सा, और क्यों डॉट प्रोडक्ट लगा, क्यों क्रॉस प्रोडक्ट लगते हैं चीजों में, इन चीजों को भी समझते हैं। होता क्या है कि हर थ्योरी जब तक एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई नहीं होती तब तक हम उसको क्लियर मानते नहीं है। अब सोचना है ये चीज आप कि जैसे ये कोई सरफेस थी, सरफेस का एरिया वेक्टर ऐसे था, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ऐसे निकली, तब वो फ्लक्स को बताती हैं, तब वो बताती कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना है। अब ये सोचो कि ऐसी कोई चीज जो पैरेलल होने पे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, पैरेलल होने पे जो चीज मैक्सिमम हो, तो कोई ऐसा कंपोनेंट सोचते हैं, या तो साइनोसॉइडल या कॉस के फॉर्म में। तो कॉस कंपोनेंट या कॉस जो होता है आपका, कॉस का जो फंक्शन होता है वो जब एंगल जीरो होता है, समझना, जब एंगल जीरो है, जैसे कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है 1 और साइन जीरो की हो जाती है 0, मींस जब दो चीजें पैरेलल हैं तो जो चीज मैक्सिमम होती है वो होती है कॉस थीटा। वो चीज क्या होती है, मैक्सिमम जब होती है वो कॉस थीटा। अब चूंकि इन दोनों में एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड की ही बात कर रहे हैं, तो वो मैक्सिमम कब होती है, जब कॉस थीटा होता है। इसीलिए इसको और किसके फॉर्म में लिख सकते हैं कि ये एक डॉट प्रोडक्ट होता है और इसकी वैल्यू होती है ई ए कॉस थीटा। यहां तक बात समझ में आई कि ये एक डॉट प्रोडक्ट है, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। और अच्छा अपने नोट्स में क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। फर्दर अगर हम यूनिट की बात करें कि इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ फाई अगर हम पूछें आपसे, तो आप भी इस चीज को डिफाइन कर सकते हो कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी है, एरिया लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर कूलाम। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट है वो क्या पढ़ी है हम लोगों ने, न्यूटन पर कूलाम। फर्दर एरिया होता है आपका मीटर स्क्वायर, तो वो हो जाती है आपकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। इसके बेसिस पे हम लोग चाहें तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, पर डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा नहीं जाता है क्योंकि चार्ज का केस आ जाता है, और चार्ज में फिर वही थीटा बीटा वगैरह लेना पड़ता है हमें, तो उसमें बड़ी दिक्कत होती है। तो इतना आपको अगर पार्ट समझ में आ गया तो ये चीज आसान है। बट फर्दर होता क्या है कि सिर्फ ये तो ओपन सरफेस है, ये ओपन सरफेस है, फ्लक्स को हम लोग क्लोज्ड सरफेस के लिए भी लिख सकते हैं। और जनरली जो आगे आने वाला आपका टॉपिक है और जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का, वो है आपका गॉस लॉ या गॉस थ्योरम। उसमें हम लोग क्या करेंगे कि ऐसी सर्फेसेस लेंगे जो क्लोज होंगी, जो कैसी होंगी, क्लोज होंगी। उन सर्फेसेस के लिए अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर अ क्लोज्ड सरफेस की अगर हम बात करें, तो वो ये होता है कि जैसे कोई क्लोज सरफेस है, मान लेते हैं कोई सिलेंडर है, कोई स्फेयर है, या कोई भी सिमेट्रिकल सरफेस है, अगर उन सरफेसेस की हम लोग बात करेंगे तो होगा क्या कि उनके लिए लिखा गया कि हम जब बड़ी सरफेसेस हो जाती हैं ना, कोई बड़ी सरफेसेस हो गई, तो उनको हम लोग बहुत छोटा सा पार्ट निकाल लेते हैं, वो यूनिफॉर्म है मान लो, और ऐसी सरफेसेस जो सिमेट्रिकल है तो उसके लिए बहुत छोटा सा पार्ट ले लिया। उस छोटे से पार्ट पे चार्ज चूंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो उस छोटे से पार्ट पे चार्ज जो होगा वो मान लेते हैं dq चार्ज होगा। तो ऐसा लिखा जाता है कि उस चार्ज पे तो dq होगा, लेकिन उस पे हो सकता है फाई डी फाई आपका छोटा सा क्या हो, फ्लक्स हो। वो छोटा सा फ्लक्स, ऐसा कभी नहीं होता कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वेरिएट करेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही रहेगा। बट
उस छोटा सा जो पार्ट होगा उसका एरिया भी तो छोटा होगा, तो उसको लिखा जाता है E इंटू डी ए, ऐसा लिख सकते हैं आप, इसको ऐसा लिख सकते हो। फर्दर इस चीज की वैल्यू को हम लोग जब इंटीग्रेट करेंगे तो यही वैल्यू आपकी हो जाती है कि ऑन इंटीग्रेटिंग ये वैल्यू हो जाएगी आपकी फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ए डी ए, ई डॉट डी ए। कई जगह बुक्स में ई डॉट डी एस भी लिया गया है, तो एरिया को चाहे आप डी ए लिख लो, चाहे सरफेस एरिया के फॉर्म में डी एस लिख लो, आपको जो सुटेबल लगे आप उसको लिख सकते हो। एक तो ये फॉर्म है। दूसरा, अगर ये क्लोज्ड सरफेस होती, ये तो ओपन सरफेस के लिए हो गया। फॉर क्लोज्ड सरफेसेस की बात करें हम लोग, तो यही जो फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला कन्वर्ट होके क्लोज्ड सरफेस के लिए लिखा जाता है। जब क्लोज्ड सरफेस होगी, क्लोज्ड सरफेस के लिए होगा, तो फिर ये लिखा जाएगा कि जो फाई है वो बराबर होगा क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल के लिए ऐसा कुछ कोई क्लोज्ड फिगर है उसके लिए आपको ऐसा लगाना होता है। क्लोज्ड सरफेस के लिए एस लिख दिया जाता है, कभी कई जगह डबल डिफरेंशियल लगाया जाता है। लाइन के लिए एक डिफरेंशियल, सरफेस के लिए डबल इंटीग्रल और वॉल्यूम के लिए ट्रिपल इंटीग्रल भी यूज किया जाता है। तो फाई इज इक्वल्स टू, या यहां भी लिख देते हैं सरफेस वाला है ये, तो फाई इज इक्वल्स टू क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको बढ़िया क्या लिखा जाता है, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक और डेफिनेशन आती है जिसको आपको अपने पास लिख लेना चाहिए, वो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बढ़िया, आपने अगर इन चीजों को याद कर लिया कि फाई बराबर इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए होता है, तो फ्लक्स इतना ही है, फ्लक्स इसके अलावा कुछ नहीं है। बेसिकली फ्लक्स में याद करने वाली चीज क्या है कि जितनी फील्ड लाइंस, सुनना, जितनी फील्ड लाइंस इस सरफेस के पैरेलल है, मतलब इस सरफेस वेक्टर के पैरेलल है, साथ में है, वो सब फ्लक्स हैं। अब यही मान लो धीरे 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 ऐसे गया, ये ऊपर को ऐसे बढ़ा कि ये ऐसे गया, तो होगा क्या कि ये एंगल धीरे धीरे कम होता जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट हो जाएंगे, तो एक साइन कंपोनेंट, एक कॉस कंपोनेंट, तो जो कॉस कंपोनेंट के साथ जितनी फील्ड लाइंस बनती जाएं वो फ्लक्स को बताती है। फर्दर जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे और थ्योरी को समझेंगे तो और थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बट फ्लक्स के केस में इतना जान लो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इससे रिलेटेड आपको जो भी चीजें पूछनी हो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा। और अगला नेक्स्ट टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको जरूर देखना आप। इनको जब तक आप इनको नहीं देखोगे तो वो नेक्स्ट टॉपिक समझ में भी नहीं आएगा आपको। उसको कहते हैं हम लोग गॉस लॉ या गॉस थ्योरम। उसके 3 एप्लीकेशन है, तो तीनों के लिए अलग अलग वीडियो में आपको लेके आऊंगा। पहले गॉस थ्योरम समझाएंगे, फिर उसको प्रूफ करेंगे कि उसका प्रूफ क्या है, फिर आपका एक बहुत इनफाइनाइटली लेंथ की सीट ले लेंगे उसके एप्लीकेशन के लिए, एक वो होगा, एक सरफेस ले लेंगे बहुत इनफाइनाइट लेंथ की, और एक फर्दर स्फीयर लेंगे जिसमें चार्ज को आउटसाइड और इनसाइड लेंगे। ये डेरिवेशंस आपको करने हैं और जो बोर्ड के पर्पस से इंपॉर्टेंट है। तो जुड़े रहिए, जहां ना समझ में आए वहां पूछिए, कमेंट करिए, और मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन देने का प्रयास करता रहूंगा।